अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम अंका की फास्ट रिवीजन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं जो आपकी ऑस्पी में होते हैं। चाहे आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो, आपकी ऑस्पी के नॉन ऑब्जर्व स्टेशन बेस्ट वे में अंका से क्लियर हो सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहला जो टॉपिक है व्हाट इज पी ड्रग, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये आपका सबसे पहला अंका का टॉपिक है। पी ड्रग होता क्या है? ऐसा ड्रग जिससे जो है क्या है, जो कि एक डॉक्टर बैठा है क्लिनिक पे, ठीक है, वो उसको रेगुलरली प्रेस्क्राइब कर रहा है और वो उसके बारे में मालूमात जानता है और वो उस ड्रग की ड्यूरेशन देखें। आपको मैं उर्दू में समझाता हूं। एक बंदे ने ऑगमेंटिन लिखी है ऐसी बीमारी के लिए जिसके लिए ऑगमेंटिन पी ड्रग है, इज द मोस्ट प्रेस्क्राइब ड्रग। वो डॉक्टर उसके बारे में बेहतरीन जानता है और वो रेगुलरली ऑगमेंटिन उस बीमारी के लिए लिखता है। इसको पी ड्रग कहते हैं। ऑफ दैट डिजीज इन फॉर दैट डॉक्टर इन दैट एरिया या इन दैट कंट्री। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं पी ड्रग, ठीक है। तो ये रेगुलरली प्रेस्क्राइब कर रहा है और वो उससे फेमिलियर है। पर्सनल ड्रग भी इसको कहते हैं, इसको पी ड्रग कहते हैं। तो पी ड्रग कॉन्सेप्ट इंक्लूड, उसका क्या है, नेम ऑगमेंटिन दे रहे हैं जिसका मार्केट नेम होगा या ऑगमेंटिन होगी, मार्केट नेम, नेम ऑफ ड्रग। डोजेज क्या है कि आपने 1 ग्राम देनी है बीडी या 650 ग्राम देनी है थ्राइस अ डेली, ठीक है। तो ये डोजेज, शेड्यूल, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कि आपने 5 दिन के लिए देनी है या 7 दिन के लिए देनी, ये तीनों बातें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और ड्यू टू वेरिएबिलिटी, बस यहां तक आपको याद हो और फिर बाकी सारा ऐसे समझे खत्म हो गया। ये यही पी डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पी ड्रग की डेफिनेशन आपकी नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में ऑस्पी में आता है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या है एक ड्रग को पी ड्रग चूज, आप कहते हैं कि ये ड्रग पी ड्रग होना चाहिए। किस प्रोसेस के थ्रू उसको चूज करते हैं? सबसे पहले बीमारी का डायग्नोसिस आपको पता होना चाहिए। डिफाइन, उस डायग्नोसिस को आपने डिफाइन करना है और थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव लिखना है। किस मकसद के लिए मैं ये ड्रग लिख रहा हूं, इससे क्या बेहतरी आएगी, उसको डिफाइन करना है। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ इफेक्टिव ग्रुप्स ऑफ ड्रग। देखें, आपने कहा ये बीमारी है, एक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है कोई भी जो कि बैक्टीरिया से हुई है या स्टेफिलोकोकस ऑरियस से हुई है। ऐसे समझे एक बंदे को एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस बैक्टीरिया से हुआ है। आपने उसको डायग्नोसिस को डिफाइन कर दिया और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव दे दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे ऐसा ड्रग चाहिए जो इस बैक्टीरिया को फुली किल कर दे और हार्ट के अंदर कोई भी वेजिटेशन या आउटग्रोथ ना होने दे। ये ऑब्जेक्टिव था। अब मैंने चूज किया, अच्छा भाई ये 3 किस्म के ड्रग हैं, 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। ये 3 ग्रुप हैं जो ये काम करने की सलाहियत रखते हैं। जो मेरी कंडीशन थी, ऑब्जेक्टिव था, उसको ये ग्रुप अचीव कर सकते हैं। अब मैंने इन तीनों में से एक ऐसा ग्रुप चुनना है जो सस्ता हो, जो अच्छे से पेशेंट ले सकता, उसके साइड इफेक्ट कम हो, जो जिसकी प्रोडक्शन उस कंट्री में ज्यादा हो और वहां के लिए सुटेबल भी हो। ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग चुन लूंगा और जनाब उसके बाद वो पी ड्रग बन जाएगा। ठीक हो गया। ये 5 स्टेप आते हैं, आ सकते हैं, आपको सिर्फ नाम लिखने होते हैं, ठीक है, अगर आ जाए तो। ओके, क्लिनिकल सिनेरियो पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वो कहता है कि एक पेशेंट ओपीडी में आया, उसको दर्द थी, कहां, नीज में, घुटनों में और रिस्ट में, और उसके बाद 3 मंथ से, ठीक है, उसके बाद हमने एग्जामिन किया, वहां पे स्वेलिंग है, दर्द है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है घुटनों का, और हमने इन्वेस्टिगेशन की, एक्सरे कराया, जिसके बाद हमने देखा कि वहां पे ओस्टियोप्रोसिस रूमाटाइड फैक्टर है। जब रूमाटाइड फैक्टर आपको मिल जाता है तो ये रूमाटाइड आर्थराइटिस है। देखिए, रूमाटाइड आर्थराइटिस में आपको प्रेस्क्रिप्शन लिखने का आपको मैं तरीका बताता हूं। हमेशा एक प्रेस्क्रिप्शन होती है साइन और सिम्टम की, दूसरी प्रेस्क्रिप्शन होती है उस डिजीज को जड़ से उखाड़ने की। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि जब हमारे पास जो है साल्मोनेला टाइफी है, वो टाइफाइड कराता है। इसके लिए आप खुद सोचें कि क्या प्रेस्क्रिप्शन होगी। बंदे को फीवर होगा, फीवर के लिए लिख दें एनएसएड, या आप लिख दें पेनाडोल, या उसके बाद पैरासीटामोल। फीवर उतारना है, इनमें से एक चूज कर लें। एनएसएड बेस्ट ड्रग है, वो यूज होते हैं, ठीक है, फीवर को रिड्यूस कर। पहला ड्रग आपका हो गया। उसके बाद क्या चुने? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आपने साल्मोनेला टाइफी को मारना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन चुन ले। क्या है? 605 या 250, 650 क्या 650 मिलीग्राम की होगी, उसको आप बीडी दे दें। 250 मिलीग्राम की चुनी है, थ्राइस अ डे दे दें। इस तरह इस जहन से बनाएं।
आपको इस तरह बेस्ट वे में ये याद रहेगी प्रेस्क्रिप्शन हमेशा। तो इसमें पेन है और इन्फ्लेमेशन टाइप है, एनएसएड उसको रिड्यूस करते हैं, तो एनएसएड पी ड्रग है, एस्पायरिन या आइबोब्रूफिन लिखते हैं, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस है इसके अलावा, तो वो आपने 7.5 मिलीग्राम टू 25 मिलीग्राम वीकली, वंस वीकली ओरली फॉर 1 मंथ, इसको याद करना है आपने, ठीक है। अगला सिनेरियो देखते हैं। एक पेशेंट है, ओपीडी में आया, सर में दर्द था, पेन था गर्दन में, मसल में रिजिडिटी थी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, कोई भी और एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था, 160/100 था। आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट में जो कि नया हो, जिसको पहले ये मसला ना हो और वो इतना ज्यादा भी ना हो, जैसे 160/100 है, कंडीशन क्रॉस कर रहा है, तो इसके लिए हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड डायूरेटिक हम प्रेफर करते हैं। अगर हार्ट का उसको डायबिटिक पेशेंट है, फिर आप चुनेंगे उसके अंदर कौन सा ड्रग, वो जो आपके हैं एस इनहिबिटर्स। डायबिटिक में हाइपरटेंशन है तो एस इनहिबिटर चुने। अगर डायबिटीज नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, कोई और बीमारी नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड डायूरेटिक में जाइए। मैं आपका वाइवा भी इसके साथ क्लियर कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और उसके साथ अटीनोलोल बीटा ब्लॉकर आप दे सकते हैं, तो ये सेकंड ड्रग आप चुन सकते हैं, अटीनोलोल वगैरह, ठीक है। तो ये अटीनोलोल क्या है, कार्डिक स्पेसिफिक है ना, तो ये हार्ट को नीचे गिराएंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, यानी कि हार्ट रेट को कम कर देंगे, बीपी खुद ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी देनी है? 25 मिलीग्राम। उसके अलावा कहता है प्रोफाइलेक्टिक मैयर क्या है कि भाई आप नमक कम खाया करें, आप एक्सरसाइज किया करें, और आप जो है डेली मॉनिटर भी करें, रेगुलरली मॉनिटर करें, रेगुलरली डाइटरी फाइबर वगैरह ज्यादा कर दें। तो इसके साथ आप जो है ये खुद भी लिख सकते हैं, ये डैश डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप डैश थेरेपी इसको कहते हैं, तो ये आपने लिख देना है, ठीक है। फॉलो अप पे आप ये रीड कर लें, तो ये फॉलो अप होता है, बार बार क्लिनिक जाना, मॉनिटर करना, ताकि आप मसलों से बच सकें, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होती है? प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन वो आपसे पूछते हैं। प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है कि एक फिजिशियन या डॉक्टर जो एक प्रेस्क्राइब करता है ताकि एक फार्मासिस्ट दवाई दे सके पेशेंट को जो एक फिजिशियन ने लिखी है। इसकी डेफिनेशन आप यहां से पढ़ेंगे, प्रेस्क्रिप्टो से निकला है, विच इज रिटन बिफोर अ ट्रीटमेंट इज गिवन आ रहा है, यानी कि एक दवाई ट्रीटमेंट होने से पहले जो हम लिख के देते हैं कि आपको ये दवाई लेनी है और इससे ट्रीटमेंट करनी है, उसको हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं नुस्खा, कि भाई क्या है, इलाज का नुस्खा है, बीमारी की ट्रीटमेंट का नुस्खा है। नुस्खा मीन प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। पर्पस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है? टू एक्सटेंड ट्रीटमेंट बियॉन्ड द ऑफिस और क्लिनिक और वन कंपोनेंट इन कोर्स ऑफ थेरेपी। ये इसके पर्पस हैं कि आप जो है, अब देखें आप हॉस्पिटल में नहीं है, पेशेंट हर वक्त आपके पास हॉस्पिटल में नहीं है, उसने घर जाना है, आपने उसको एक प्लान दे दिया, एक चार्ट दे दिया, वो उसके मुताबिक घर बैठ के आपकी ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा। इसको हम नुस्खा कहते हैं, ये इसका पर्पस है। वन कंपोनेंट इन द कोर्स ऑफ थेरेपी आ रहा है, यानी कि इस कोर्स ऑफ थेरेपी में एक कंपोनेंट है जो आप जिसको आपने लेके चलना है। ये आप खुद ही लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना 1-2 पॉइंट अगर आप इनके अलावा अपनी तरफ से लिख दें कि जो है एक प्रॉपर वे है ट्रीटमेंट का, फायदा होता है, फार्मासिस्ट को फायदा होता है, ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है, तो आप ये लिख सकते हैं। गाइस, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग ये डेफिनेशन आ सकती है और इसमें से एक क्वेश्चन आना है, आ नहीं सकता, आएगा, ये आपने खुद ही याद करना है, ठीक है। ये रट्टे वाला है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके याद करें, इसमें से कोई भी नहीं छोड़ना। ये मत समझिएगा ये वाला जो है एसी वीक है या एडी, ये आपने प्रेस, इनके मतलब आपके पेपर में आएंगे आएंगे आएंगे। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, मुफ्त का होता है, आपका टाइम बच जाता है, आप 30 सेकंड के अंदर लिख के पिछला अगर कोई आपका क्वेश्चन आल्टर है तो उसको भी दुरुस्त कर सकते हैं। ये की है, इसको रट्टा लगा ले, आज से रट्टा लगाना शुरू करें, रोजाना रिवाइज करें, 5-5 10-10 मिनट दें, आपके मुफ्त के नंबर है इसके। एक क्वेश्चन यहां से आना है, ठीक है। तो ये सारा आपने ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, इसको अच्छे से याद कर लें। पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के सिर्फ नेम लिखने होते हैं, वो कहता है राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप वहां पे उनके नाम लिखते हैं, सिर्फ ये पार्ट हैं, ठीक है। हम वो अभी पार्ट पढ़ते भी हैं, ठीक है। द प्रेस्क्रिप्शन कैन बी रिटन एनी पीस ऑफ पेपर बट इट यूजुअली टेक स्पेसिफिक फॉर्म आता है। 2 टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन है, एक है फिजिशियन ऑर्डर शीट या चार्ट ऑर्डर फॉर हॉस्पिटल सेटिंग है, दूसरा है प्रेस्क्रिप्शन फॉर आउट पेशेंट आउटडोर वाला, और ये जो है एक
फिजिशियन ऑर्डर होता है, देखें दो तरह के चलते हैं। एक तो आपने मोस्टली सब ने ये देख रखा होता है, जो आपके डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक पे लिखते हैं वो वाला है, और एक हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होता है जो गवर्नमेंट वाले यूज करते हैं। तो दो तरह की होती है, ठीक है। तो इसको आपने जेन पे रख लेना है। ये बस एक आप याद कर लें, पीओएस है, दूसरा फॉर आउट पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट्स के हैं, ये हेडिंग लिखनी है। सबसे पहले पेशेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए जिसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन आ रहा है, ये कंसिस्ट होता है आरएक्स सिंबल पे। सही हो गया। सबसे पहले क्या होता है, नाम सिर्फ पेशेंट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, ये आप वो लिख लेता है कि पेशेंट का सारा ये नेम एज सेक्स सब लिखा होता है, ठीक है। दूसरा है सुपरस्क्रिप्शन, इसके अंदर हम आरएक्स लिखते हैं। इसका आरएक्स का मतलब आना चाहिए, इसका मतलब है मीन रेसिपी, टेक था यू टेक, आरएक्स का मतलब है कि आप ये लें, यू टेक आ रहा है, ठीक है। टेक था मीन्स यू टेक, इसका आरएक्स का मतलब होता है यू टेक, ठीक है। आप लें, क्या लें, ये चीज लें जो नीचे लिखी हुई है। आरएक्स लिख के ना नीचे हमने लिखा होता है ऑगमेंटिन फलाना एनएसएड, तो आरएक्स का मतलब है यू टेक, भाई ये जो नीचे हमने ऑगमेंटिन वगैरह लिखी ये आप ले लें, ठीक है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन तीसरा पार्ट है। इंस्क्रिप्शन की आपसे डेफिनेशन हमारी बारी पूछी थी, 2 नंबर में आ जाती है, तो इसको आपने इंस्क्रिप्शन की क्या, ये मेन बॉडी है। इंस्क्रिप्शन जो सुपरस्क्रिप्शन के नीचे होती है, ऑगमेंटिन एनएसएड 650 मिलीग्राम 220 मिली जितना भी है, ये सारा इंस्क्रिप्शन का पार्ट है, ठीक है। और इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्री कंपाउंडेड। प्री कंपाउंडेड का मतलब है जब जो डिजायर्ड एजेंट आपको चाहिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अब वो मिल के बनी है काफी सारे कंपोनेंट से, ये कंपनी के अंदर बन के आई है। कहां बन के आई है, कंपनी ने सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें 2-3 चीजें मिलकर बन रही है, वो ऑलरेडी कंपनी डायरेक्ट दे रही है। आप ना उसको फार्मेसी स्टोर पे बैठा जो है बना रहा है, वो सीधा कंपनी से बन के आ रही है, इसको कहते हैं प्री कंपाउंडेड। और जो आपका फार्मासिस्ट 2 नुस्खों को मिला के एक नुस्खा जो डॉक्टर ने बताया वो तैयार करके देता है, उसको कहते हैं आप एक्सटेम्पोरस या कंपाउंडेड आ रहा है, ठीक हो गया। ओकेजनली आप प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी कंपाउंडेड बाय द फार्मासिस्ट आ रहा है अगर जरूरत पड़ने पे, तो इसको कंपाउंडेड कहते हैं। ये नाम आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब इंस्क्रिप्शन के पार्ट्स भी आपको पता हो, इसमें है बेस। द चीफ एक्टिव मेडिसिनल एजेंट इज कॉल्ड बेस, जैसे एमोक्सासिलिन बेस इसको कहते हैं। अब ये ड्रग बनाने इंस्क्रिप्शन में जो ऑगमेंटिन है किस चीज का है, एमोक्सासिलिन का पार्ट है। उसके अंदर जो है एक एंजाइम इनहिबिटर होता है, जैसे एडजुवेंट क्लेविलोनिक एसिड जो है ये उसको इनहिबिट करता है, आपने पढ़ा होगा अपना कीमोथेरेपी में। तो ये क्लेविलोनिक एसिड एडजुवेंट है। बेस की डेफिनेशन आनी चाहिए एडजुवेंट, इवन हेडिंग आनी चाहिए। वो ऐसे पूछता है इंस्क्रिप्शन जो है वो किन इंस्क्रिप्शन के आप पार्ट्स लिखें, तो आप लिखते हैं बेस है, एडजुवेंट है, कोरेक्टिव्स है, वेहिकल है। वेहिकल की अलग से डेफिनेशन आ जाती है, ठीक हो गया। तो ये थे इंस्क्रिप्शन के पार्ट। और प्रेस्क्रिप्शन का चौथा पार्ट है सब्सक्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन के नीचे लिखी जाती है, ठीक हो गया। टू हाउ डोजेस आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड हाउ टू डिस्पेंस दीज डोजेस, मिक्स एंड पुट इनटू 20, तो ये सब्सक्रिप्शन होती है। उसके बाद एंड पे सिग्नेचर साइन ट्रांसक्रिप्शन, आपने देखा होगा डॉक्टर ठप्पा लगाते हैं अपनी स्टैंप, ये 5वां पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपके हो गए 5 इसके हेडिंग्स थी जिनके अंदर प्रेस्क्रिप्शन आती है। तो ये क्या है, इसमें आपने किन बातों की इंस्ट्रक्शन देखनी है, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, भाई आपने किस रफ्तार से लेनी है, डोजिंग क्या है, 6 आवर के बाद लेनी है कि 2 टाइम लेनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली लेनी है, इंट्रावेनस लेनी है, मस्कुलर लेनी है, ड्यूरेशन ऑफ डोजिंग क्या है, और उसके बाद एनी अदर इंस्ट्रक्शन, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने उसको समझा भी देनी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द प्रेस्क्राइबर, ये उसका छठा पॉइंट है आपकी प्रेस्क्रिप्शन का, ठीक है। ये देखें सिग्नेचर, इसके अंदर ये वाले पॉइंट भी इसी के अंदर आ जाते हैं। द पेशेंट इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ, उसको ये समझाने वाली बातें हैं, ठीक है। और ये आ गया आपका छठा पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है जनरल कॉन्सिडरेशन, ठीक है। ये आपने जनरल कॉन्सिडरेशन क्या रखनी है, कंप्लीट होनी चाहिए, रिटन अच्छे से लिखाई होनी चाहिए, पेशेंट भी पढ़ सके बेहतर, तो ये स्टोर वाला भी पढ़ सके, हमारी लिखाई बाजों का समझ नहीं आती। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट शुड बी रिटन लोकल लैंग्वेज में हो, उर्दू में लिख सकते हैं तो बेस्ट है, ताकि पेशेंट को भी अंदाजा होता रहे आपने। और एब्रीवेशन शुड बी अवॉइडेड, ये ना हो आप ऐसी एब्रीवेशन लिखते जाएं जो सिर्फ आपको ही पता है, स्टोर वाला भी परेशान है, पेशेंट तो परेशान है ही है, पूरी बात लिखें। डोजेज ऑफ ड्रग शुड बी गिवन इन मैट्रिक, तरतीब से देनी है और अच्छे तरीके से देनी है। इंग्रेडिएंट सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इट शुड बी रिटन इन इंक। प्रेस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर आपकी प्रेस्क्रिप्शन की वजह से पेशेंट को कुछ होता है,
ऐसी स्वेयर कंडीशन, इल कंडीशन होती है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसपे आपके साइन हुए हैं, तो आप पे केस भी हो सकता है। लिहाजा ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है प्रेस्क्रिप्शन, सारी डिटेल उस पे लिखी होती है। और अगर आपकी वजह से, आपकी उस दवाई की वजह से बंदा मर जाता है तो आप पे फिर केस बन सकता है अगर पेशेंट चाहे तो, ठीक है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसकी लीगल हैसियत होती है। ओके है, आगे चलते हैं। फिर आगे उसने लिख दिया मेडिसिन के फुल नेम लिखें, ये इतना बस एक दफा आप रीड ही कर लेंगे, आपको ज़हन पे बैठ जाएगा। ये आता नहीं है, आ सकता है, तो आपको ज़हन पे होना चाहिए, ठीक है। जनरल सिक्वेले ऑफ प्री कंपाउंडेड इंस्क्रिप्शन है, यानी कि प्री कंपाउंडेड आपने पढ़ा था, जो मैन्युफैक्चर यानी कि कंपनी के अंदर से बन के आ रहे थे, उनके लिए क्या है, इंजेक्टेबल हो सकते हैं, कैप्सूल हो सकते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन या टॉपिकल एप्लीकेशन। ये बस ज़हन पे रख लें एक दफा। जनरल सीक्वेंस फॉर कंपाउंडेड, जो अपना जो यहाँ पे स्टोर वाला बना रहा है वो बेस को पकड़ता है, एडजुवेंट दोनों को मिलाता है, व्हीकल, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन है, ये जो है प्रेस्क्रिप्शन क्या है, कंपाउंडेड का मतलब है जो आपका जो है ना फार्मासिस्ट ने बनानी है, उसकी एग्जाम्पल दी है। अब आपने लिखा है कि भाई अमोनियम एसीटेट 8 ml डालो, फिर पोटाशियम सिट्रेट 1 ग्राम डालो, और सिरप ऑफ ऑरेंज 2 ml डालो, क्लोरोफॉर्म वाटर 30 ml डाल लो, और उसके बाद मिक्स एंड मेक मिक्सचर ऑफ 6 वो डोजेस को बना लो, और पेशेंट को कहो कि 1 डोज 3 टाइम्स डेली ले लो, ठीक है। तो ये अब वो फार्मासिस्ट बनाएगा जो स्टोर पे डली हुई, इसको कहते हैं कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन। बाकी ऊपर नीचे वो सारा है। ये क्या है, ये है सुपरस्क्रिप्शन, ये क्या है इंट्रोडक्शन, और ये एंड वाला साइन, सिग्नेचर और ठप्पा वगैरह, सही हो गया। ये मेन पार्ट है इंस्क्रिप्शन, ये है सुपर RX क्या सुपरस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। और फिजिशियन ऑर्डर शीट, चार्ट ऑर्डर, ये फिजिशियन POS है, इसको ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ ये लिखा होता है डेट, और ये कुछ भी नहीं लिखा होता। और उसके बाद देखे ना इस पे, बाकी ये डायरेक्ट लिखा होता है, और इस पे यहाँ पे साइन कर देता है, या साइन ऑलरेडी हुए होती है, इतना POS है, चार्ट ऑर्डर इसको कहते हैं, चार्ट ऑर्डर, ठीक है। या ऐसे समझे ना, ये चार्ट ऑर्डर जो हॉस्पिटल सेटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा पेशेंट के चार्ट वगैरह होते हैं जिसपे हम दवाइयां वगैरह लिखते हैं, तो वो शुरू पे ही उसके नेम नूम डाले होते हैं, और बीच में ये मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, कब आया, क्या क्या लग रहा है, तो ये चार्ट ऑर्डर से मुराद वो है, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फॉर आउट पेशेंट है, ये देखें आउट पेशेंट या प्री कंपाउंडेड, यानी कि कंपनी के अंदर दवाई बन के आई है। इसमें आप देखते हैं पैरासीटामोल, अब हम ये नहीं लिख रहे कि भाई तू फार्मासिस्ट को ये तो ऑर्डर नहीं कर रहे कि आप पैरासीटामोल बनाएं, ऑलरेडी बनी बनाई, हमें कुछ कर, सीधा लिखो पैरासीटामोल, सीधा लिखो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक हो गया। बाकी सारा अपने पार्ट्स, ये एक मॉडल आपको आना चाहिए। हम मोस्टली जो है ना आप देखेंगे प्री कंपाउंडेड लिखेंगे, बहुत कम होता है जब हम क्योंकि फार्मासिस्ट हमारे पास बैठे नहीं है स्टोर्स पे, तो हम यही करते हैं कि प्री कंपाउंडेड लिखते हैं, ना हम उनको परेशान करते हैं, ना खुद परेशान होते हैं, ना पेशेंट परेशान होता है, ना इससे अफेक्टिविटी, अब वो फार्मासिस्ट से गलती हो जाए, पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, तो हम जो हमारे बने बनाए आ रहे हैं हम वो लिखते हैं। तो सबसे बेस्ट यही मोस्टली यूज यही होती है, और कंपाउंडेड भी यूज होती है लेकिन कम यूज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डिजीजेस, यहां से एक SCQ आना है, आएगा, जो OSP में जाएगा ये आएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे। एक्यूट वाटरी डायरिया, अब देखें ORS तो देना है, डायरिया होगा ORS लाजमी है, ठीक है। और डायरिया की लेपिरोमाइड हाइड्रो, ये मोस्ट अवेलेबल ड्रग है डायरिया के लिए, जो कि काउंटर पे आपको मिलता है, तो ये लोपिरामाइड, ठीक है। आपने ये अपनी फार्मा में भी पढ़ा होगा, तो इसके आपने डोसेज वगैरह याद कर ले। और टिनिडाजोल, यानी कि ये उसके लिए है, आपके हो सकता है पैरासिटिक हो या प्रोटोजोआ की वजह से हो, तो इस वजह से टिनिडाजोल दे रहे हैं। ये दो तो आपको याद रह जाएंगे, इसको भी देख लें। बैसिलरी डायसेंट्री होगी, अब देखें बैक्टीरिया की वजह से है, हो सकता है शिगेला, हो सकता है इकोलाई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दें इसको, ठीक है। ORS दे दें। ORS कब देना है ये भी देख लें। इफ डायरिया इज सवेयर, सही हो गया, ड्रिंक फ्रीली, जितना पी सकते हो पी लो। अमीबिक डायसेंट्री है, अब अमीबिक का मतलब है कि आपको उसने साइन दिया है कि ये तो अमीबा की वजह से है, तो मेट्रानिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। डाइलोक्सानाइड फ्यूरेट भी दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन, क्योंकि डायरिया है। डायसेंट्री ब्लडी डायरिया को कहते हैं, हम फिर भी ORS देते हैं, ठीक हो गया। टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन, टेप वॉर्म के लिए निक्लोसामाइड यूज करते हैं, ये आपने रीड कर लेना है, या आप यूज कर लो मिबेंडाजोल। राउंड वॉर्म के लिए
आपने क्या यूज करना है, मिबेंडाजोल या अल्बेंडाजोल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आप फेरस सल्फेट देते हैं, ये खुद एक आयरन है ताकि आयरन की अमाउंट ब्लड में ज्यादा जाए। और उसके बाद आप जो है साथ में क्या देते हैं, इंजेक्शन ऑफ आयरन सॉर्बिटोल देते हैं या सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो ये आपने ये पारेंट्रल थेरेपी का मतलब है आईवी इस तरह कुछ दें, कुछ किसी रूट के जरिए दे, पारेंट्रल मीन, और ओरल का मतलब है उसके माउथ के जरिए, ठीक हो गया। और एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस हुआ तो फीवर होगा, पेनिसिलिन तो देते ही देते हैं ना फ्रेंजाइटिस में, ये आपको स्केची या बुक आपको पता है, ये तो पैरासीटामोल आपने देनी है फीवर वगैरह को उतारने के लिए। और ये पोविडोन आयोडीन माउथ वॉश देना ताकि जो है ना उसका फ्रेंजाइटिस ठीक हो। तो ये 3 बातें आपको याद होगी। फ्रेंजाइटिस का मतलब है फेरिंक्स की इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया। अलर्जिक राइनाइटिस, देखें आपको मैंने जो कराया ना ये सारे के सारे आ सकते हैं, इनमें से एक ना एक आया पड़ा होता है, तो ये आपने याद कर लेने हैं। अलर्जिक राइनाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए सिट्रीजिन देते हैं, H1 ब्लॉकर है, 2nd जनरेशन है सिट्रीजिन, ये यूज होते हैं सिट्रीजिन या फोक्सोफेनाडिन, वो 2nd जनरेशन वो वाले, इनमें से आप सिट्रीजिन मोस्टली यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या देना है, स्टीरॉयड में भी लिख सकते हैं, बेक्लोमेथासोन दे रहा है, और उसके बाद कीटोटिफेन ये दे रहे हैं, ठीक हो गया, 1 टेबलेट आ रहा है। उसके बाद आपको ब्रोंकियल एस्थमा में आप पता है ड्रग ऑफ चॉइस स्टीरॉयड मोस्टली देते हैं, या इसके बाद साल्ब्यूटामोल स्प्रे देते हैं, या टर्ब्यूटालिन शॉर्ट एक्टिंग जो है आपके वो एगोनिस्ट वगैरह ये देख लें, या बीटा एगोनिस्ट होने चाहिए, या शॉर्ट वो एम ब्लॉकर होने, ये देख लें आप खुद ही, आपको मेरे से ज्यादा आता है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। स्टीरॉयड नंबर 1, दूसरे पे टर्ब्यूटालिन आ गया, तीसरे पे मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये भी वो है, और चौथे पे स्टीरॉयड है और कीटोटिफेन है, ठीक है। हाइपरटेंशन के लिए आप बीटा ब्लॉकर, अच्छा अब सीधा उसने लिख दिया है हाइपरटेंशन, ये नहीं बताया कैसे है, डायबिटिक है। आप फिर सिंपल जाएं, आप देखें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड आपको मिल रहा है, एस इनहिबिटर या कैप्टोप्रिल आपको, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल ये वगैरह, और एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर से है, ये एस इनहिबिटर, और एस इनहिबिटर या एआरबी दोनों में से एस इनहिबिटर मोस्टली यूज होता है, एआरबीज भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। तो उस क्लास में से ये एक आ गया है। और हाइड्रोक्लोरोथाइ देखें, एस इनहिबिटर और एआरबीज दोनों शफल होते रहते हैं, ठीक है ना। कोई अगर आप हार्ट वाले पेशेंट, हार्ट वाले जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो मोस्टली एआर इनहिबिटर्स लिखते हैं, एस इनहिबिटर्स लिखते हैं, और जो मेडिसिन वाले होते हैं वो एआरबीज रेकमेंड करते हैं। तो ये चॉइस का है, दोनों का वर्क ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि उस ग्रुप से भी एक आ सकता है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड या पोटाशियम क्लोराइड भी आप दे दें, ठीक है। तो ये होगी आपकी हाइपरटेंशन। उसके बाद कार्डिक फेलियर है, तो इसके लिए आपको लिसिनोप्रिल देना पड़ेगा, फ्यूरोसामाइड डायूरेटिक देना है, लिसिनोप्रिल एस इनहिबिटर या एआरबीज में से चूज करना है, और उसके बाद आपने डाइजॉक्सिन देना है, एक्यूट हार्ट फेलियर में डाइजॉक्सिन देना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना है, ठीक है। स्केबीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केबीज का आता है, लोरेटिडिन देना है, और प्रीमेथिमरिन क्रीम 5% ये आना चाहिए, स्केबीज का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूट मलेरियल फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विनिन ये देखें, या तो आप क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 मिलीग्राम ये देनी है, 4 टेबलेट पहले देना है आपने, 4 टेबलेट से स्टार्ट करना है, फिर 2 टेबलेट पे जाना है, आफ्टर 6 और फॉलोड बाय 1 टेबलेट, ये एग्जैक्ट आना चाहिए, आपके वाइवे में भी पूछते हैं, ठीक है, ये वाला चीज। और उसके बाद आपके पास ये 2 बचती हैं, कैपडॉक्सीसाइक्लिन और ये क्विनिन, इनको भी चूज कर सकते हैं। सेरिब्रल मेरियल एक क्विनिडिन देना है, ग्लूकोनिड, ठीक है। ड्रग याद हो ये बाकी एक अगर इनमें से एक पॉइंट पकड़ लें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन आर्टिमीथर का दे दें, ठीक हो गया। टाइफाइड फीवर सिप्रोफ्लॉक्सासिन पैरासीटामोल, ये बैक्टीरिया को मारेगा, ये फीवर को रिड्यूस करेगा। माइग्रेन में आपने देना है जोलमेट्रिप्टेन का ग्रुप से एक दे दें, जोलमेट्रिप्टेन, और उसके बाद आप एमिट्रिप्टाइलिन दे दें और पैरासीटामोल दे दें, अगर फीवर वगैरह है ये उसको उतार देगा, ठीक हो गया। एनाफाइलेक्टिक शॉक है, एड्रीनालिन आपको पता है देते हैं। साथ में देखें, एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब है क्या है, एनाफाइलेक्सिस हुई है। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब होता है एक तो आपने एयरवे भी मेंटेन करना है, दूसरा ब्लड वेसल डायलेट होगी, हाइपो जो है ब्लड वेसल, एनाफाइलेक्सिस बैक्टीरिया था, टॉक्सिन की वजह से ब्लड वेसल डायलेट हुई, हार्ट की तरफ ब्लड नहीं गया, हार्ट पंप करना छोड़ेगा तो बहुत सारी मुश्किलात होंगी, बीपी डाउन होगा। तो इसमें एड्रीनालिन देना है, हार्ट की पंपिंग को, वेसल को देखना है, नॉर्मल सेलाइन देना है ताकि फ्लूइड लेवल
पेशेंट का बीपी मेंटेन हो, और फेनिरामीन देना है, हाइड्रोस्टेरॉइड देने ताकि इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया वगैरह जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं वो भी खत्म हो सके। ठीक हो गया, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है एनाफाइलेक्टिक शॉक की। आपको वैसे भी जब आप आएंगे फाइनल ईयर पे मेरे पास आए, हाउस जोबियन के पास आए, हमेशा जो है आपको बहुत अच्छे वे में आप गाइड करना है इंशाल्लाह ताला सबको। और उसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या मतलब है कि हाइपोवोलेमिया का मतलब है बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, टांगे उठा दें ताकि हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड जाए, खून जाए। और उसके बाद आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, अगर ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया इलेक्ट्रोलाइट आईवी लगा दें, तो ये आपने करना है। ठीक हो गया।